नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अनुज सर और मैं आपके लिए लाया हूं सोशल साइंस सब्जेक्ट मैट्रिक का क्लास 10। यदि आप लोग भी झारखंड बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार जो जैक बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है वो फर्स्ट दिन सोशल साइंस सब्जेक्ट होने वाला है। तो मैं इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए पहले क्लियर कर देता हूँ, जो कि आप सबके लिए जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का सेशन है संसाधन एवं विकास भूगोल चैप्टर का। हम लोग चारों सब्जेक्ट सोशल साइंस, अर्थशास्त्र, इतिहास और नागरिक, ये चारों का मिला करके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाला है तो वो 40 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहले हम लोग रटने का काम नहीं करते हैं, कंटेंट को समझ लेते हैं, जो कि रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक वीडियो देख लेने के बाद रटने का जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। संसाधन एवं विकास। इसमें हम लोग देखें तो संसाधन किसको कहा जाता है? संसाधन किसे कहा जाता है? जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, कॉपी, कलम, कुर्सी, बेंच, ये सभी हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारी जरूरतों को पूरी करते हैं। तो संसाधनों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है। संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे 2 प्रकार के, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ये भी पूछ दिया था एक बार, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण। दोस्तों, हम लोग इसमें परिभाषा अभी फिलहाल में याद नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को उदाहरण और ऑप्शन दे करके प्रश्न को पूछा जा रहा है, इसलिए इस सब के बारे में हम लोग सिर्फ समझते हैं। समझ लेने के बाद रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें है समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के, नवीकरण और अनवीकरण। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। और विकास के आधार पर भी होते हैं 4 प्रकार की, संभावित संसाधन, विकसित, भंडार और संचित कोष। तो बारी बारी से समझते हैं सब। सबसे पहले समझते हैं हम लोग जैव संसाधन को, कि जैव संसाधन क्या है। तो इसमें हम लोग समझेंगे सभी सजीव, जितने भी प्रकार के सजीव होते हैं उससे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, वनस्पति और सब वगैरह वगैरह बहुत सारे सजीव चीज आ सकते हैं जो कि जैव संसाधन कहलाते हैं। और अजैव संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं निर्जीव वस्तुएं, जैसे कि धातु है, चट्टाने हैं, ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं, तो ये हो जाएंगे अजैव संसाधन। और समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला VVI है, क्योंकि इसे कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण। तो नवीकरण संसाधन किसको कहा जाता है, इसके बारे में समझते हैं। नवीकरण संसाधन का मतलब है कि जिसका हम लोग नवीकरण कर सके, मतलब जिसका पुनर्चक्रण कर सके, जिसे दोबारा उपयोग में ला सके। लेकिन इसमें भी तो ला सकते हैं, तो दोनों में अंतर क्या हो जाता है? अनवीकरण संसाधन में भी ला सकते हैं और नवीकरण संसाधन में भी ला सकते हैं, लेकिन इसका खास बात यह है कि इसमें जो चीज खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसे तुरंत कुछ दिनों में उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, वन्य जीव है, ये सभी चीजें जो अगर समाप्त हो जाए तो फिर से उसको हम लोग तुरंत बना सकते हैं। इसमें बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए ये नवीकरण संसाधन हो जाएगा। और अनवीकरण संसाधन क्या है? जिसका हम लोग एक बार समाप्त हो जाए जो चीजें, तो उसको बनाने में काफी समय लग जाता है, हजारों वर्ष लग सकते हैं, करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे अनवीकरण संसाधन। जैसे कि इसमें कोई लॉ एस को कहते हैं कि ये तो नवीकरण संसाधन है, क्योंकि इसको तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये जो है काफी समय लगता है इसको बनने में, लाखों, करोड़ों वर्ष, हजारों वर्ष लग सकता है, इसलिए इसको अनवीकरण संसाधन कहते हैं। कोयला को भी बनने में काफी समय लगता है, इसलिए अनवीकरण संसाधन है। और ये पूछा जाता है कि लौ अयस्क कौन सा संसाधन है, नवीकरण संसाधन या अनवीकरण संसाधन? तो हम लोग रटेंगे नहीं, बिल्कुल समझेंगे, क्योंकि समझ लेने के बाद रटने का जरूरत ही नहीं है।
तो ये लौह अयस्क, खनिज, जीवाश्म, ये सभी कोयला, ये सभी अनवीकरण संसाधन हो जाएंगे। अब चलते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। तो व्यक्तिगत संसाधन किसको कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन का मतलब हो गया जहां पर जो चीज की निजी हो, जो खुद का हो, उसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे बागान हो गया, चारागाह हो गया, भूमि हो गया, तालाब हो गया, ये खुद का होता है, ये व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत कौन आ जाएंगे? जिसका उपयोग सभी लोग करते हैं, जैसे हो गया शमशान, खेल का मैदान, ये सभी जो है सामुदायिक संसाधन है। और राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत कौन आते हैं? खनिज संसाधन, वन एवं वन्य जीव, ये राष्ट्रीय संसाधन है, क्योंकि इसमें सरकार, केंद्र सरकार का जो है अधिकार होता है इसमें। जैसे कि खनिज संसाधन है, वन एवं वन्य जीव, ये सभी केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो इसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में जिसमें कि विदेशी व्यापार वगैरह होता है, तो उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा के में लाएंगे और वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा। अब चलते हैं, विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। तो संभावित संसाधन क्या है? संभावित संसाधन का मतलब हो गया कि जो चीज की उपयोग में है लेकिन अभी उसका फिलहाल में उपयोग नहीं हो रहा है, उससे हम लोग संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे कि गुजरात में पवन ऊर्जा का जो है देखा गया कि वहां पर संभावना है होने का, उसको हम लोग संभावित संसाधन कहेंगे। विकसित संसाधन जो विकसित में है, उसको हम लोग कहेंगे कोयला, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, तो उसे विकसित संसाधन कहेंगे। भंडार, जिसका कि हम लोग के पास काफी भंडार है लेकिन उसका हम लोग उस मूल तत्व को निकाल नहीं पाते हैं, उसको हम लोग भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे कि जल में हम लोग जानते हैं कि जल का सूत्र H2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। इसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम लोग को जरूरत पड़ने पर हम लोग जल से इसे निकाल नहीं पाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं भंडार संसाधन। संचित कोष में आ जाएगा नदियों का जल से विद्युत पैदा करना, ये संचित कोष है, हम लोग के जल से हम लोग विद्युत पैदा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से सभी समझ में आ गया होगा। तो इनमें से कुछ प्रश्न को पूछा जाता है कि नवीकरण संसाधन के 2 उदाहरण लिखे, या सौर ऊर्जा, इनमें से कौन से संसाधन है, नवीकरण है या वो नवीकरण है। ज्यादातर इससे प्रश्न पूछा जाता है समाप्यता के आधार पर। अगर यदि ये स्वामित्व के आधार पर पूछा जाए कि स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, या विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 प्रश्न तो यहीं से हो गया, और फिर इन सबसे तो अनगिनत प्रश्न बनाया जा सकता है, तो रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधनों का सदुपयोग तरीके से, संसाधनों का सदुपयोग तरीके से उपयोग करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन नियोजन क्या है? जैसे हम लोग परिवार नियोजन का बात करते हैं, उसी प्रकार से संसाधन, 1 मिनट, संसाधन नियोजन, संसाधन का जिस तरह की परिवार नियोजन होता है कि हम लोग उसमें कुछ नियोजन बनाते हैं, उसी प्रकार से संसाधन नियोजन है। इसमें भी कुछ चीजों का उपयोग करने का तरीके होते हैं, उनका सदुपयोग करना चाहिए, ये हम लोग संसाधन नियोजन कर सकते हैं। इसमें कुछ नीति बनाना होता है जिसमें कि उसके अनुसार हम लोग को काम करना चाहिए, भावी पीढ़ियों को ध्यान में रख करके उसका उपयोग करना चाहिए। ये संसाधन नियोजन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं या फिर सब्जेक्टिव में आएगा। भू उपयोग के प्रकार देख लेते हैं। इसमें है कृषि योग्य भूमि, वन भूमि, गैर कृषि भूमि, चरागाह भूमि, ये भू उपयोग के प्रकार है। इसके बाद है भूमि निम्नीकरण के कारण। भूमि निम्नीकरण के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि है अति सिंचाई। निम्नीकरण का मतलब हो गया कि भूमि का खराब होना। जैसे कि भूमि निम्नीकरण के कुछ कारण है, अति सिंचाई, अधिक पशुचारण, वनों की कटाई या खनन करना, ये है भूमि निम्नीकरण के कारण। अब है पंजाब में भूमि निम्नीकरण के कारण।
पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अति सिंचाई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये भी आई है, इसको हम लोग याद कर लेंगे। इसके बाद है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण के कुछ कारण है, जैसे कि है अति पशुचारण। इसको याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण के कारण है अति पशुचारण। उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण के कारण वनोन्मूलन और सोपानी खेती या सीढ़ीदार खेती कहां पर की जाती है? उत्तराखंड में। सोपानी खेती या सीढ़ीदार खेती, सीढ़ीदार खेती जो है वहां पर पहाड़ी इलाका होता है जहां पर कि कुछ सीढ़ीदार खेती मतलब कि किया जाता है, सीढ़ीदार बनाया जाता है खेतों को खेती करने के लिए। तो ये होता है कहां पर? उत्तराखंड में। जैसे हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सीढ़ी से बार बार आदमी को उतरना या चढ़ना पड़ता है, तो उतार से आ जाएगा उत्तराखंड याद। अगले सेशन में हम लोग मिट्टी के प्रकार एवं उत्पादक राज्य के बारे में समझेंगे। मिट्टी के प्रकार एवं उत्पादक राज्य, तो इसको भी हम ट्रिक के द्वारा जो है समझाएंगे।